मालिकन ने मुझे 20,000 रुपए की ऑफर दी। बदले में मुझे सिर्फ चंद दिन मालिकन के कपड़े पहनकर उसके कमरे में सोना था। मगर इस पेशकश के पीछे छुपी कहानी कहीं ज्यादा गहरी, तकलीफदेह और इबरतनाक थी। और इस कहानी का आगाज इस दिन नहीं हुआ था, बल्कि बहुत पहले हो चुका था, जब मैंने इस दुनिया में आंख खोली थी। मेरा नाम शाइला है और मैं अपनी अम्मी की इकलौती औलाद थी। इकलौती जरूर थी, मगर कभी लाडली नहीं बनी, क्योंकि हमारे जैसे गरीबों के नसीब में लाड प्यार नहीं, बल्कि सिर्फ जिम्मेदारियां, मजबूरियां और वक्त से पहले बड़ी हो जाने की सजा लिखी होती है। मेरी रंगत हल्की सौनली थी, बाल लंबे मगर अक्सर उलझे रहते, और चेहरा ऐसा कि ना कोई खास खूबसूरती, ना कोई ऐसी कशिश जिस पर किसी की नजर ठहर जाए। मैं अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा करती और दिल ही दिल में शिकवा करती कि अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। ना खूबसूरती दी, ना दौलत दी, ना वो नसीब दिए जो अमीरों के हिस्से में आते हैं। मेरी सहेली शबी अक्सर मुझे समझाती कहती कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं होती, दिल की भी होती है, और तेरे अंदर वो है। मगर मैं जानती थी कि दुनिया दिल नहीं, चेहरा देखती है, और चेहरे के साथ जड़ी दौलत देखती है। मेरे अब्बा हवेली के एक वफादार मुलाजिम थे। वो उन लोगों के लिए सिर्फ काम नहीं करते थे, बल्कि उनके लिए जीते थे, उनकी हिफाजत करते थे, और इन्हीं की खातिर एक दिन उन्होंने अपनी जान भी दे दी। कहा जाता है कि वो हवेली वालों की हिफाजत करते हुए गोली का निशाना बने थे और सीने पर गोली खाकर मौका पर ही दम तोड़ गए थे। इस दिन के बाद हमारी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी, मगर हवेली वालों ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। उन्होंने हमारी छत बरकरार रखी और अम्मी को अपने पास मुलाजमा के तौर पर रख लिया। यूं हमारी जिंदगी इनके एहसानों के नीचे दब गई। अम्मी हर वक्त उनकी वफादारी का दम भरती रहती थी। वो कहती थी कि अगर हवेली वाले ना होते तो हम भूखे मर जाते, मगर मैं इनकी इस बात से कभी मुत्तफिक नहीं हुई। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हम इनके एहसान के बोझ तले अपनी आज़ादी खो चुके हैं। मैं अक्सर अम्मी से कहती कि हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए, शहर जाकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मैं पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, मगर अम्मी हर बार मेरी बात को सख्ती से रद्द कर देती और कहती कि हम जैसे लोग ख्वाब नहीं देखते, क्योंकि ख्वाब टूटने के लिए ही होते हैं। वक्त गुजरता गया और मैं 17 साल की हो गई। मेरी उम्र वो थी जब लड़कियां ख्वाब देखती हैं, मगर मेरे ख्वाब हमेशा हकीकत के हाथों कुचल दिए जाते थे। एक दिन अचानक खबर आई कि अम्मी हवेली में काम करते हुए गिर गई हैं और उनकी टांग बुरी तरह टूट गई है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं दौड़ती हुई हवेली पहुंची तो अम्मी को इस हाल में देखकर मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हवेली वालों ने उनका इलाज करवाया, उनकी टांग पर प्लिस्टर चढ़ाया, मगर अब वो पहले की तरह काम करने के काबिल नहीं रही थी। चंद दिन गुजरे और फिर वो दिन आया जब अम्मी ने मुझे अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम्हें मेरी जगह हवेली जाकर काम करना होगा। मैं ये सुनकर साकित रह गई। मैंने फौरन इनकार कर दिया कि मैं कोई मुलाजमा नहीं बनना चाहती, मगर अम्मी ने मुझे अपनी कसम दे दी और कहा कि ये हमारी मजबूरी है और हमें इसी में जीना है। उनकी कसम के आगे मैं हार गई और यूं मैं पहली बार इस हवेली की दहलीज पर कदम रखने जा रही थी, जिसे मैं हमेशा दूर से नफरत और हसरत के मले जले जज्बात के साथ देखा करती थी। वो हवेली बाहर से किसी महल से कम नहीं थी। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, खूबसूरत नक्शो निगार, और अंदर दाखिल होते ही ऐसा लगता था जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों। हर चीज कीमती, हर चीज चमकती हुई, और हर तरफ एक अजीब सा रौब और खामोशी थी। महसूस किया कि अमारत सिर्फ आसाइश का नाम नहीं, बल्कि एक ताकत भी है जो दूसरों को झुका देती है। मैंने दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ और जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाऊंगी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये जगह मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेगी। हवेली में मेरा पहला दिन बहुत अजीब था। मैं हर चीज को हैरत से देख रही थी। हर चीज मेरे लिए नई थी और मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक हसरत भी जन्म ले रही थी कि काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। मगर साथ ही एक खौफ भी था, क्योंकि इस जगह की खामोशी में कुछ ऐसा था
जो मुझे बेचैन कर रहा था। इस दिन मुझे नहीं मालूम था कि यही हवेली मेरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी, और ना ही ये मालूम था कि जल्द ही मुझे एक ऐसी पेशकश मिलने वाली है जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। और वो पेशकश थी मालिकिन की तरफ से दी गई 20,000 रुपए की ऑफर, जिसके बदले मुझे सिर्फ चंद दिन के लिए उनकी जगह लेना था, मगर हकीकत में वो चंद दिन मेरी पूरी जिंदगी बदल देने वाले थे। मालिकिन ने मुझे 20,000 रुपए की ऑफर दी, बदले में मुझे सिर्फ चंद दिन मालिकिन के कपड़े पहनकर इसके कमरे में सोना था। मगर इस पेशकश तक पहुंचने से पहले मेरी जिंदगी हवेली की चमकती दीवारों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी। मैं अब इस जगह की आदी होती जा रही थी जहां हर चीज मेरे गांव के मामूल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सुबह सवेरे उठना, बड़े बड़े कमरों की सफाई करना, कीमती बर्तनों को एहतियात से संभालना, और हर वक्त इस बात का ख्याल रखना कि कोई गलती ना हो, क्योंकि यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। शुरू शुरू में तो मैं हर वक्त सहम सी जाती थी, मगर वक्त के साथ साथ मेरे कदम इस माहौल में जमना शुरू हो गए थे। हवेली की बड़ी बीबी का रौब अलग था। उनके सामने आते ही सबकी आवाजें दब जाती थीं और नजरें झुक जाती थी। मैं भी उनके सामने हमेशा सर झुकाकर खड़ी रहती थी। मगर हवेली में एक और शख्सियत थी जो इस सारी सख्ती और रौब के बरक्स थी, और वो थी मालिकिन। जब मैंने उन्हें पहली बार करीब से देखा तो मैं जैसे एक लम्हे के लिए खुद को भूल गई थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। उनकी बात करने का अंदाज नर्म था और उनकी आंखों में जैसे कोई इनकही कहानी छुपी हुई थी। शुरू में तो वो मुझे सिर्फ एक आम मुलाजिमा की तरह ही देखती थीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तवज्जो मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो मुझे अपने करीब बिठाते, मुझसे बातें करती, कभी कभी मेरे बालों में हाथ फेर देती, और ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा प्यार महसूस नहीं किया था। वो जो खाती वही मुझे भी खिलाती, और कभी कभी तो मुझे अपने साथ लेकर बाहर भी चली जाती। मैं उनके इस रवैये पर हैरान भी होती और खुश भी, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी किसी के लिए खास हूं। मगर इसी खुशी के साथ साथ मेरे दिल में एक और जज्बा भी जन्म ले रहा था, और वो था हसद और ख्वाहिश का जज्बा। मैं उनकी जिंदगी को देखकर सोचती कि काश मैं भी उनकी जगह होती। काश मेरे पास भी ऐसे कपड़े होते, ऐसे जेवर होते, ऐसी आजादी होती कि मैं जहां चाहूं जा सकूं, जो चाहूं कर सकूं। मगर हकीकत इसके बरक्स थी। मैं एक मुलाजिमा थी और वो इस हवेली की मालिकिन थी। हमारे दरमियान जमीन आसमान का फर्क था, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब हम दोनों अकेले बैठे थे तो उन्होंने अचानक मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें मेरी जिंदगी पसंद है। उनका सवाल सुनकर मैं चौंक गई। मैंने घबराकर नजरें झुका ली, मगर उन्होंने दोबारा वही सवाल किया। इस बार उनकी आवाज में एक अजीब सी संजीदगी थी। मैंने हिम्मत करके सच बोल दिया कि हाँ, मुझे आपकी जिंदगी बहुत पसंद है। आप कितनी खुशकिस्मत है। ये सुनकर वो हंस पड़ी, मगर उनकी हंसी में खुशी कम और दर्द ज्यादा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं खुशकिस्मत हूं, मगर हकीकत इसके बरक्स है। तुम अपनी जगह ज्यादा खुश हो, तुम आजाद हो। उनकी ये बात सुनकर मैं उलझ गई। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही हैं, क्योंकि मेरे नजदीक तो आजादी वही थी जो उनके पास थी। मगर शायद मैं गलत थी। वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया कि वाकई उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं था। जब भी वो हवेली के बाहर जाती तो उनके साथ कई मुलाजिम होते जो हर वक्त उन पर नजर रखते थे। उन्हें अकेले कहीं जाने की इजाजत नहीं थी, यहां तक कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। एक दिन जब हम गन्ने के खेतों में गए हुए थे तो अचानक एक आदमी आया और उसने उनकी कलाई जोर से पकड़ ली और उन्हें डांटते हुए वापस ले जाने लगा। उस वक्त पहली बार मैंने उनकी आंखों में खौफ देखा था।
वो उस शख्स से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सब खामोश खड़े रहे, जैसे ये सब मामूल की बात हो। उस वाक़े के बाद वो कई दिन तक अपने कमरे में बंद रहीं, ना किसी से बात की, ना खाना खाया। मैं उनके पास जाती तो वो मुझे भी डांट देती। मगर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस शाम मैं उनके कमरे में बैठी, उनके सर में तेल लगा रही थी कि अचानक उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली। उनकी गिरफ्त मजबूत थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी? उनके अंदाज में हुक्म कम और दरखास्त ज्यादा थी, जो मेरे लिए हैरान कुन था। मैंने हिचकिचाते हुए हाँ कर दी। तब उन्होंने वो बात कही जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। उन्होंने मुझे 20,000 रुपए की ऑफर दी। बदले में मुझे सिर्फ चंद दिन के लिए उनके कपड़े पहनकर उनके कमरे में सोना था। मैं ये सुनकर साकत रह गई। मेरे जहन में कई सवाल आए, मगर उन सब पर एक ही चीज हावी हो गई, और वो थी 20,000 रुपए। इतनी बड़ी रकम मैंने कभी एक साथ नहीं देखी थी। मेरी खरबत, मेरी मजबूरी और मेरे ख्वाब सब उस रकम के सामने झुक गए। मैंने बगैर ज्यादा सोचे समझे हाँ कर दी। उन्होंने फौरन मुझे पैसे दे दी, ये और कहा कि आज रात से ये काम शुरू करना होगा। इस रात मैंने पहली बार उनके कपड़े पहने, वो कपड़े जो मेरे लिए सिर्फ ख्वाब थे। जब मैं उनके कमरे में दाखिल हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। वो कमरा बहुत बड़ा, खूबसूरत और हर तरह की आसाइश से भरपूर था। मैं उनके बिस्तर पर लेट गई और एक लम्हे के लिए खुद को वाकई इस हवेली की मालकिन महसूस करने लगी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये खेल सिर्फ अपनों और बिस्तर का नहीं, बल्कि एक खतरनाक राज का हिस्सा है, जिसमें मैं अनजाने में कदम रख चुकी थी और जिसका अंजाम मेरी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक होने वाला था। मालकिन ने मुझे 20,000 रुपए की ऑफर दी। बदले में मुझे सिर्फ चंद दिन मालकिन के कपड़े पहनकर उसके कमरे में सोना था। मगर अब मैं जान चुकी थी कि ये सिर्फ एक सादा सा काम नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज था जिसमें कदम रखते ही वापसी मुमकिन नहीं रहती। इस रात जब मैं पहली बार मालकिन के कपड़े पहनकर उनके कमरे में सोई, तो शुरू में मेरे दिल में सिर्फ खुशी और हैरत थी। मैं उस नरम बिस्तर पर लेटी हुई खुद को एक लम्हे के लिए वाकई इस हवेली की मालकिन महसूस कर रही थी। मेरे हाथ बार बार उन कीमती चादरों को छू रहे थे और मेरे दिल में यही ख्वाहिश जाग रही थी कि काश ये सब हमेशा के लिए मेरा हो जाए। मगर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी, क्योंकि वो खामोशी जो शुरू में सुकून लग रही थी, अब खौफ में बदलने लगी थी। कमरे की बड़ी बड़ी दीवारें जैसे मुझे घूर रही थी और हर छोटी सी आवाज मुझे चौंका देती थी। मैं करवटें बदलती रही, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इसी बेचैनी में अचानक मुझे बाहर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है, मगर फिर वो आवाजें साफ होने लगी, जैसे कोई धीमी आवाज में बात कर रहा हो या चल रहा हो। मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा हुआ। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये कुछ नहीं है, मगर तजस्सुस ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। मैं आहिस्ता से बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरे कदम कांप रहे थे, मगर मैं फिर भी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। बाहर राहदारी में गहरी खामोशी थी और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने एक लम्हे के लिए सुख का सांस लिया, मगर इसी वक्त मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज सामने वाले कमरे से आ रही थी, जो अब मालकिन का कमरा था। मैं दबे कदमों वहां तक गई और दरवाजे के करीब रुककर सुनने लगी। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा हल्का सा खोलकर बोला, तो अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुझे लगा अभी बाहर आ जाएगा। मैंने फौरन दरवाजा बंद किया और उल्टे कदमों अपने कमरे की तरफ भागी। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। मैं बिस्तर पर जाकर सुकड़ कर लेट गई और चादर अपने ऊपर खींच ली,
मगर मेरी आंखों के सामने वो मंजर बार बार आ रहा था जो मैंने अभी देखा था। इस रात मैंने आंखें बंद तो कर ली, मगर नींद मुझसे कोसों दूर रही। मैं सिर्फ यही दुआ करती रही कि जल्दी सुबह हो जाए। अगली सुबह मैंने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की पूरी कोशिश की, मगर मेरे दिल के अंदर एक तूफान बरपा था। मैं बार बार मालकिन के चेहरे को देखती और सोचती कि वो आखिर क्या छुपा रही है, मगर मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि एक तो मैं उनकी मकरूज थी और दूसरा मुझे डर था कि कहीं मैं खुद किसी मुसीबत में न फंस जाऊं। मगर रात होते ही वही सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। मैंने फिर उनके कपड़े पहने और उनके बिस्तर पर जाकर लेट गई, मगर इस बार मैं सोई नहीं बल्कि जागती रही। जैसे ही आधी रात हुई, मैं आहिस्ता से उठी और बाहर निकलकर उनके कमरे की तरफ गई, मगर इस बार दरवाजा बंद था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं कुछ देर वहां खड़ी रही और फिर वापस आ गई, मगर अब मेरा शक यकीन में बदलने लगा था कि मालकिन हर रात कहीं न कहीं जाती है और मुझे अपनी जगह इसलिए सुलाती है ताकि किसी को शक ना हो। कई रातें इसी तरह गुजर गईं और मैं हर रात जागकर उनकी हरकत पर नजर रखने लगी। कभी मुझे कुछ नजर आता, कभी नहीं, मगर एक बात तय थी कि वो कोई बड़ा राज छुपा रही थी। आखिरकार एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया। मैंने उनके सामने खड़े होकर साफ लफ्जों में कहा कि मैं सब जानती हूं कि आप रात को कहीं जाती हैं और मुझे अपनी जगह इसलिए सुलाती है। खामोश रहें, फिर आहिस्ता से मुस्कुराए, मगर उनकी मुस्कुराहट में दर्द था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम जितना सोच रही हो, मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम आजाद हो और मैं सब कुछ होते हुए भी एक कैदी हूं। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि कैसी कैद? आपके पास सब कुछ है, दौलत है, इज्जत है, ताकत है, फिर भी आप खुद को कैदी कहती हैं। तब उन्होंने गहरा सांस लिया और कहा कि कुछ कैदें ऐसी होती हैं जो सोने के पिंजरे में होती हैं, बाहर से खूबसूरत मगर अंदर से घुटन से भरी हुई, और मैं इसी पिंजरे में कैद हूं। उनकी बातों ने मेरे दिल में मजीद सवाल पैदा कर दिए। मैंने जिद की कि वो मुझे सच बताए, मगर वो टालती रहीं। मगर मैं भी अब पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने साफ कह दिया कि अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो मैं ये राज छुपा नहीं सकूंगी। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई और बार बार घड़ी की तरफ देखने लगी, जैसे वक्त उनके लिए बहुत कीमती हो। आखिरकार वो हार गईं और उन्होंने मुझे सब कुछ बताने का फैसला कर लिया, मगर इससे पहले उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने उनसे वादा कर लिया क्योंकि अब मैं खुद भी इस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी और मुझे एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और इसी लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने 20,000 रुपए के बदले सिर्फ कपड़े नहीं पहने, बल्कि एक ऐसी जिंदगी में कदम रख दिया है जहां हर कदम पर खतरा है और जहां सच जान लेना भी कभी कभी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। मैंने जिद करके मालकिन से सच जानने का फैसला किया, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि जो कुछ मैं सुनने वाली हूं वो मेरे दिल और दिमाग को हमेशा के लिए बदल देगा। वो कुछ देर तक खामोश बैठी रही। उनकी नजरें जमीन पर जमी हुई थी और सांसें बेतरतीब थी, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बड़ी जंग से गुजर रही हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बोलना शुरू किया और उनकी आवाज में ऐसा दर्द था जो सीधा दिन में उतरता जा रहा था। उन्होंने बताया कि जब वो सिर्फ 6 साल की थी तो उनके वालिद की मौत हो गई थी। सबको बताया गया कि वो शिकार के दौरान गोली लगने से मरे, मगर हकीकत कुछ और थी। उनके अपने चचा ने दौलत के लालच में उन्हें कत्ल करवाया था ताकि सारी जायदाद पर कब्जा कर सके, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। वक्त के साथ साथ उसने न सिर्फ जमीनें हथिया ली, बल्कि अब उसकी नजरें मालकिन पर थी। वो चाहता था कि मालकिन की शादी उसके बेटे से हो जाए, जो कि एक बदनाम, आवारा और जालिम इंसान था, जिसके बारे में ये मशहूर था कि वो कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मगर मालकिन की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि वो इस शख्स से नफरत करती थी, मगर उनके पास इनकार की कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि पूरा घराना और रिवायतें उनके खिलाफ खड़ी थी। मगर उसी दौरान उनकी जिंदगी में एक और शख्स आया जिसने सब कुछ बदल दिया।
उसका नाम सलार था। वो चौधरी खानदान का इकलौता वारिस था और यूनिवर्सिटी में उनके साथ पढ़ता था। दोनों के दरमियान कब मोहब्बत हुई उन्हें खुद भी पता नहीं चला, मगर वो मोहब्बत सच्ची थी, पाक थी और सबसे बढ़कर वो आज़ादी की एक करन थी जो मालकिन को उस कैद से निकाल सकती थी। बड़ी बीबी को भी इस मोहब्बत का इल्म हो गया था और उन्होंने खामोशी से इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। यहाँ तक कि उन्हीं के मशवरे पर मालकिन और सलार ने खुफिया निकाह भी कर लिया। मगर ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी, क्योंकि मालकिन के चचा को इस बात का शक होने लगा और उसने उनकी निगरानी मजीद सख्त कर दी। अब मालकिन का हर कदम, हर सांस, हर हरकत कैद हो चुकी थी। वो मुझसे कहने लगी कि यही वजह है कि वो हर रात छुपकर सलार से मिलने जाती है और मुझे अपनी जगह सलाह देती है ताकि किसी को शक न हो। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा हो गई, मगर साथ ही खौफ भी बढ़ गया, क्योंकि अब मैं समझ चुकी थी कि ये खेल कितना खतरनाक है। इसी दौरान हमारी ये सारी बातें शायद किसी ने सुन ली थीं, क्योंकि अगले ही दिन हवेली का माहौल बदल गया था। हर तरफ अजीब सी बेचैनी थी, मुलाजमों की नजरें बदल गई थीं और पहरे पहले से ज्यादा सख्त हो गए थे। मालिकिन ने मुझे बताया कि उनके मंगेतर और चचा को कुछ शक हो चुका है और अब वक्त बहुत कम है। उन्होंने फैसला किया कि वो इस हवेली से हमेशा के लिए फरार हो जाएंगी और अपनी जिंदगी सलार के साथ गुजारेंगी, मगर इसके लिए उन्हें मेरी मदद की जरूरत थी। इस बार मैंने बगैर किसी हिचकिचाहट के उनका साथ देने का फैसला किया, क्योंकि अब ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहा था, बल्कि एक लड़की की आज़ादी और जिंदगी का सवाल था। हमने एक मंसूबा बनाया कि मैं उनके कपड़े पहनकर उनके कमरे में सोऊंगी, ताकि सबको यही लगे कि मालिकिन अंदर मौजूद है और वो उसी दौरान हवेली से निकल जाएंगी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। मैंने उनके कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गई, जबकि मालिकिन ने मेरी सादा सी शाल ओढ़ी और पिछले दरवाजे से निकल गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर लम्हा मुझे लग रहा था कि कोई आकर दरवाजा खोल देगा, मगर मैंने खुद को संभाले रखा। कुछ देर बाद वाकई दरवाजा जोर से खुला और मालिकिन के मंगेतर अपने आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा और जुनून साफ नजर आ रहा था। उन्होंने मुझे देखा और गुस्से से चीख कर पूछा कि मालिकिन कहाँ है। इस लम्हे मेरा दिल जैसे रुक गया, मगर मैंने हिम्मत करके नजरें झुकाई और कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी बात सुनकर वो मजीद गुस्से में आ गए। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा, मगर मैं खामोश रही, क्योंकि मैं जानती थी कि अब अगर मैंने एक लफ्ज भी सच बोल दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि मुझे कैद कर दिया जाए और जब तक मैं सच न बताऊं मुझे खाना न दिया जाए। मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, जहां न रोशनी थी न हवा। 4 दिन तक मैं भूखी प्यासी रही, मगर मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने वादे को निभा रही थी। और शायद पहली बार मैंने खुद को मजबूत महसूस किया था, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि इस कहानी का अंजाम क्या होने वाला है और वो अंजाम हम सब के लिए कितना भयानक साबित होगा। मालकिन ने मुझे 20,000 रुपए की ऑफर दी। बदले में मुझे सिर्फ चंद दिन मालकिन के कपड़े पहनकर उसके कमरे में सोना था। मगर अब जब मैं इस अंधेरे कमरे में कैद बैठी थी तो मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो 20,000 रुपए दरअसल मेरी जिंदगी का सबसे महंगा सौदा साबित हुए थे। 4 दिन की भूख, प्यास और तन्हाई ने मेरे जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर मेरे इरादे को नहीं तोड़ सके थे। मैंने अपने आप से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मालकिन का राज किसी पर जाहिर नहीं करूंगी, क्योंकि अब ये सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि इंसानियत और वफादारी का सवाल बन चुका था। 5वें दिन दरवाजा जोर से खुला और मुझे घसीटकर बाहर निकाला गया। मेरी आंखें रोशनी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर मैंने फिर भी खुद को संभालने की कोशिश की। सामने छोटे मालिक खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी तस्कीन थी, जैसे वो अपनी जीत पर खुश हो। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा कि अब बोलने की जरूरत नहीं रही, हमें सब कुछ मालूम हो चुका है।
ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ बताया कि मालकिन को ढूंढ लिया गया है। वो गांव के चौधरी के बेटे के साथ थी और इससे निकाह कर चुकी थी। ये सुनते ही मेरे दिल में एक लम्हे के लिए खुशी की लहर दौड़ी कि कम से कम वो अपनी मोहब्बत तक पहुंच गई थी। मगर ये खुशी ज्यादा देर कायम ना रह सकी, क्योंकि अगले ही लम्हे उन्होंने जो कहा उसने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। उन्होंने बताया कि अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे कानों में जैसे आवाजें गूंजने लगी। मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा कि क्या मतलब? तो उन्होंने बेरहमी से कहा कि मालकिन को मार दिया गया है और चौधरी के बेटे का ऐसा हादसा करवाया गया है कि वो जिंदा रहकर भी मौत से बदतर जिंदगी गुजारेगा। ये सुनकर मेरी टांगों में जान न रही और मैं जमीन पर गिर गई। मेरे जहन में मालकिन का मुस्कुराता चेहरा, उनकी आंखों में छुपी उम्मीद और उनकी आजादी की ख्वाहिश, सब कुछ एक एक करके टूटने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़की जो चंद दिन पहले तक आजादी के ख्वाब देख रही थी, आज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। हवेली में एक अजीब सा सुकूत छा गया था, मगर उस सुकूत में भी एक अजीब सी बेहिसी थी। किसी को कोई अफसोस नहीं था सिवाय बड़ी बीबी के, जो अपनी बेटी के लिए अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। बाकी सबके चेहरों पर इत्मीनान था, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। वो इसे इज्जत का नाम दे रहे थे, मगर मैं जानती थी कि ये सिर्फ जुल्म था। एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी छीन लेना इज्जत नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल होता है। कुछ दिन बाद मुझे कैद से आजाद कर दिया गया, क्योंकि अब उनके पास मुझसे पूछने को कुछ नहीं बचा था। मगर मैं पहले जैसी नहीं रही थी। मेरी सोच बदल चुकी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि दौलत, ताकत और रिवायतें किस तरह एक इंसान की जिंदगी को खत्म कर देती हैं। मैं जो कभी इस हवेली की आसाइशों पर रश्क किया करती थी, अब उन्हीं दीवारों से नफरत करने लगी थी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ये दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं बल्कि जुल्म, जबर और कैद की बनी हुई है। मैंने इस दिन खुद से वादा किया कि मैं कभी भी ऐसी जिंदगी की ख्वाहिश नहीं करूंगी जिसमें आज़ादी न हो, क्योंकि अगर इंसान आज़ाद ना हो तो वो चाहे कितनी ही दौलत में क्यों न जी रहा हो, वो दरअसल एक कैदी ही होता है। मालिकिन के पास सब कुछ था, मगर वो आज़ाद नहीं थी, और मैं गरीब होकर भी आज़ाद थी, और आखिर में यही आज़ादी सबसे बड़ी नेमत साबित हुई। वक्त गुजर गया, मगर मालिकिन की कहानी मेरे दिल में हमेशा जिंदा रही। वो मुझे ये सिखा गई कि जिंदगी की असल खूबसूरती दौलत में नहीं बल्कि आज़ादी में है। और वो 20,000 रुपए जो कभी मुझे बहुत बड़ी रकम लगते थे, अब मेरे लिए सिर्फ एक याद बनकर रह गए थे। एक ऐसी याद जो मुझे हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि कुछ सौदे ऐसे होते हैं जो इंसान को वक्ती फायदा देते हैं, मगर इनकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है।